कि इस दौर में कोई मंदिर का राजनीति कर रहा है तो कोई मस्जिद का राजनीति कर रहा है। जनता पार्टी के लोग सिर्फ राम का गीत गाएंगे, राम को बस राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। भारतीय जनता पार्टी के साथ सबने सरकार बनाने का काम किया है। देखिए, ये सब काम लड़की बेहतर करती है, ये सब काम लड़की बेहतर करती है, और जो लड़की साथ में पढ़ती है वो लड़कों से ज्यादा वफादार होती है। मुसलमानों का तो कोई हितैषी है ही नहीं, मुसलमानों का हितैषी कोई नहीं है। आज कोई भी मुद्दा हो रहा है, कोई भी मुद्दा पे ना कांग्रेस, ना राजद, ना सपा, ना जेडीयू, ये लोग किसी भी मुद्दा पे मुसलमानों के साथ नहीं खड़े नजर आते हैं। तो राजनीतिक रूप से भी आप मुसलमानों का शोषण हो रहा है। पूरा सहदुल्लेपुर गांव एक परिवार की तरह रहता है और सबको एक प्रेम व्यवहार एक दूसरे में। गोपालगंज में किसी भी दलित के साथ अन्याय होता है तो सबसे पहला आवाज सदमान अली का उठता है। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं जनता जज, और आज हमारे अतिथि हैं बिहार के प्रदेश सचिव, बसपा के प्रदेश सचिव सदमान अली। आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। सदमान जी, आप बहुत एनर्जेटिक आदमी हैं, आप हमेशा सोशल वर्किंग में लगे रहते हैं। पहले ये बताइए कि आप राजनीति में आए बाई चांस है कि बाई चॉइस है? देखिए, राजनीति में जब एक होता है कि पूंजीपति जैसे किसी के पास बहुत बड़ा व्यवसाय हो जाता है, बहुत ज्यादा वो संपत्ति अर्जित कर देता है और उसके पास पैसे की कमी नहीं होती है और वो अपने जीवन का 40% 50% समय जी लिया होता है, तो उसके पास कोई काम नहीं होता है, तो वो लोग राजनीति में आते हैं। तो वैसे लोग एक्सीडेंटल राजनीति में आते हैं कि 40 साल 50 साल के बाद हम राजनीति में आ गए, मतलब बाई चांस आ जाते हैं। लेकिन जो लोग बचपन से ही राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बाई चॉइस राजनीति करते हैं। उनका ये होता है मन में कि मुझे समाज के प्रति, अपने आप जहां रह रहे हैं उस जगह के प्रति कुछ बदलाव का, कुछ क्रांति करने का आपके अंदर जज्बा होता है, तो वो लोग राजनीति करते हैं। मैं अपना बताऊं कि मेरा परिवार हमेशा सामाजिक रहा है। हम लोग, मेरे पिताजी किसी राजनीतिक दल से तो नहीं जुड़े, लेकिन जहां से हम आते हैं, पहले हमारा क्षेत्र जंगल पार्टी का गढ़ हुआ करता था। मेरे पिताजी उस जंगल पार्टी के गढ़ में बिना किसी शासन प्रशासन के मदद से लोगों के लिए लड़ते भिड़ते आए हैं, सामाजिक काम करते आए हैं। तो निश्चित ही मुझे बचपन से दिखता था कि हमें लोगों के लिए ही लड़ना है, लोगों के लिए ही करना है। तो ये बाई चॉइस राजनीति हम लोग। गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र से आप भी आते हैं। हाँ। और आप आते हैं, घर से निकलते हैं, आप सहदुल्लेपुर से बिलोंग करते हैं। आप बताइए कि जब आप घर से निकलते हैं तो आपको यातायात में प्रॉब्लम दिखता होगा, सड़कों पे दिखता होगा, दिखता है या नहीं? आप नगर परिषद के क्षेत्र में हैं, आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, नगर परिषद कैसा हो? देखिए, नगर परिषद जो क्षेत्र है इसको शहरी क्षेत्र कहा जाता है जी। आम आवाम के भाषा में ये शहरी क्षेत्र है। तो ये गोपालगंज सहदुल्लेपुर मेरा घर है। मेरा घर नगर परिषद क्षेत्र में है, आधा घर नगर परिषद क्षेत्र में है और आधा घर पंचायत में है। तो मुझे अभी तक ये ऐसा नहीं लगा कि पंचायत से बेहतर शहर है। पंचायत की जो स्थिति है उससे बुरी स्थिति है शहर की, बुरी स्थिति। आप जब वहां से चलते हैं, आप जब सहदुल्लेपुर से चलिएगा, सरेरा नंबर 2 से चलिएगा, तो आपको ये एनएच जो 27 है, यहाँ आने में आपको 15 से 20 मिनट लग जाएगा। लगना कितना चाहिए? लगना चाहिए 2 से 4 मिनट। 1.5-2 किलोमीटर है। जैसे ऐसे समझिए कि गोपालगंज जो लखपतिया मोड़ से त्रिबिरवा की तरफ जो रास्ता जाता है वो खंडहर में तब्दील है, लोग आने जाने में दिक्कत है।
तो वहां दिक्कत है। और सबसे बड़ा दिक्कत यह है जो सरस्वती टाकिज से लेकर और जादवपुर चौक के बीच में महाजाम लगता है और रोड पे पानी, रोड टूटा हुआ है। ये जो कठिनाइयां हैं ये डेली हम लोग देखते हैं। ये एक हमारी परेशानी नहीं है, ये पूरे दियारा क्षेत्र से लोग आते हैं, वहां रजवाही कॉलोनी से लोग आते हैं, सबका ये प्रॉब्लम है। तो नगर परिषद तो ये नाम का नगर परिषद है, नगर परिषद क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र में लोगों से घर का टैक्स लिया जाता है, लोगों से नक्शा बनवाने के नाम से लूट खसोट होता है, लोगों से अनेकों तरीका से ठगा जाता है और काम के नाम पे कोई भी एक सुटेबल तरीका से आपका ये स्कूल है, स्कूल के आगे आप देखिएगा कैलाश होटल के पास कचरा का अमार लगा हुआ है। कचरा का जो शहर के बीचों बीच कचरा का भरमार लगा रहता है। तो इसका निदान कौन करेगा? इसका निदान नगर पार्षद को करना है और नगर पार्षद इसके लिए सरकार से पैसा लेता है। सरकार नगर पार्षद को पे करता है। एक विधायक से ज्यादा फंड नगर पार्षद में, नगर चेयरमैन के पास है, जो नगर परिषद क्षेत्र होता है उनके पास है। लेकिन विकास के नाम पर कुछ विकास नहीं हो पा रहा है। नाला कुछ हद तक बेहतर काम भी हुआ है, जिसका जैसे साधु चौक पे काम हो गया, जैसे वहां काम, ये कुछ काम हुआ है। लेकिन शहर में जिस तरह का विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हो रहा है। तो इसका जिम्मेवार हम यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो विपक्ष में लोग हैं, जो चेयरमैन के प्रत्याशी इसके पहले रहे थे, इसके पहले पार्षद के प्रत्याशी रहे थे, उनसे भी मतलब कि उतना ही उनका जवाबदेही है जितना यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का है। जो लोग चेयरमैन के चुनाव लड़े थे, चुनाव लड़े, जीतने हारने के बाद से वो लोग सो गए, एक विपक्ष की भूमिका में कहीं नजर नहीं आए, किसी दुखिया का दुख लेके नगर पार्षद पे चढ़ाई नहीं किए, चेयरमैन से सवाल नहीं किए। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब तो कम से कम जो विपक्ष में लोग हैं उनको करना चाहिए। जब आप फ्री हैंड दे दीजिएगा, तो जो सरकार में है वो तो अपने मनमानी करेगा ही ना। जो सरकार में है तो अपना मनमानी करेगा। तो निश्चित ही गोपालगंज में जिस तरह का काम होना चाहिए काम नहीं हो रहा है बेहतर। हम और शहर क्षेत्र में भी प्रॉब्लम है। अभी जंगलिया जो रोड जो बथान टोला की तरफ जाता है, उस रोड में अभी 5-10 दिन पहले बारिश आया था तो जैसे बाढ़ सा लग गया था। बकरीद के पहले वहां के स्थानीय लोगों ने डाला था कि अब बकरीद का नमाज पढ़ने हम कैसे जाएंगे, इसी में बकरीद हमारा ना हो जाए। तो ये तो शर्म की बात है ना भाई। ये तो कम से कम जो बेसिक मुद्दा है इस पे तो नगर पार्षद प्रशासन को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। जिस मन से, जिस ढंग से यहाँ के लोगों ने जनप्रतिनिधि को चुना है और वोट किया है, तो निश्चित ही उस तरह का काम भी होना चाहिए। हम तो संतुष्ट नहीं है नगर पार्षद के काम से, नगर पार्षद प्रशासन के काम से। इस पे सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। नगर अपने शहर को सुंदर बनाना चाहिए। जब सरकार का पैसा इसमें आ रहा है तो सरकार का वो पैसा थोड़े है, वो आम आवाम का पैसा है। आपका हमारा पैसा है। एक गरीब व्यक्ति जब एक माचिस का तिल्ली खरीदने, माचिस का डब्बा खरीदने जाता है तो वो भी टैक्स के रूप में सरकार को पे करता है। तो हमारा ही पैसा लूटा जा रहा है, हमसे लेके लूटा जा रहा है और हमारे सामने लूटा जा रहा है और उसका लाभ हमें नहीं मिल रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। तो यही सब दुख की बातें हैं कि आखिर पैसा हम दे रहे हैं, पे हम कर रहे हैं। एक सरकार जो पदाधिकारी होंगे नगर पालिका क्षेत्र में, जो वहां पे सबका सैलरी हमारे टैक्स से दिया जाता है। वो हमारे नौकर है, हम उनके मालिक हैं। लेकिन हमारे साथ नौकरों का व्यवहार होता है। लोग चुप है। लोग जो विपक्ष में लोग चुनाव लड़े थे वो लोग चुप है। उन्हें सिर्फ चुनाव में याद आएगा कि चेयरमैन नगर पार्षद क्षेत्र में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी से लोग लगे रहते तो नगर अपना सुंदर होता, बेहतर होता। यानी आपकी नजर में जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि को वोट दे के उन्हें भेजते हैं, अपनी दुर्दशा के वो खुद जिम्मेवार हैं। देखिए, मेरा ये कहना नहीं है, आखिर लोग किसी ना किसी को तो वोट देंगे ना, लोग तो वोट देंगे ही। नहीं, लोग खामोश हैं तो नहीं प्रश्न उठा रहे हैं। मेरा ये कहना है, सुनिए, कि मेरा कहना है कि जो लोग विपक्ष की भूमिका में थे, चुनाव 10 आदमी लड़ रहा है, 1 आदमी जीता, 9 आदमी हार गया, तो 9 आदमी विपक्ष में है ना। बेशक। तो 9 आदमी विपक्ष में है तो उनको तो ये आवाज उठाना चाहिए ना। आम आवाम तो कमाने खाने में लगी हुई है। बेशक। आपने चुना है चेयरमैन बनने का, आपने सपना देखा है, आपने
समाज सेवा का रास्ता चुना है, तो समाज सेवा के लिए आवाज आप न उठाएंगे? समाज सेवा के लिए लोग कैसे आवाज उठाएंगे? लोग तो इतनी बुरी स्थिति है कि लोग एक टाइम कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। तो वो कैसे आवाज उठा पाएंगे? उनका वो आवाज उठाएंगे तो पुलिस उठाएगी, ले आके पीटेगी। उनके पास हैंड्स नहीं है, लोग नहीं है, कमजोर लोग। तो जो जनप्रतिनिधि है वो जनता, आप आवाज उठाइए ना, देखिए आपके पीछे 500 जनता आ जाती है कि नहीं। जनता को तो एक नृत्य करता चाहिए जो नृत्य करे उसके हक दिलाने के लिए। तो ये मेरा कहना है कि नगर पार्षद क्षेत्र है, आप हमसे पूछे कि क्या है, तो मेरे घर से जब हम चलते हैं तो यहाँ तक जाम रहता है। ये बहुत मतलब कि दुर्भाग्य की बात है। और नगर पार्षद क्षेत्र में काम भी हुआ है बहुत, उसका हम सराहना करते हैं। लेकिन जो बेसिक नीड है, जो रोड पे दिखता है, उसके लिए काम करना चाहिए। जो जंगलिया मोहल्ले में नाला में तब्दील हो गया है रोड, बारिश होता नाला बन जाता है, उस पे काम करना चाहिए। ये सब कुछ कुछ है जहां हमको काम करना। लखपतिया मोड़ से वहां देखिए, वहां बेहतर काम की आवश्यकता है। ये सब साधु चौक से हनुमानगढ़ी की ओर जो रास्ता जाती है, वो भी स्थिति बहुत बुरी स्थिति है, बहुत से बदतर है। तो ये काम तो होना ही चाहिए। और आपके इस संदेश के माध्यम से कम वो प्रतिनिधि विशेष रूप से ध्यान देंगे जो कि चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़ने के बाद सो गए। उम्मीद है कि उनके दिल में जगेगा कि हम जब खड़े हुए थे तो हमें बाद में भी खड़ा होना चाहिए जनता। बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए, तभी वो प्रतिनिधि कहलाएंगे। बिल्कुल वो बोलेंगे ना भाई, बोलना पड़ेगा जी, बोलने से ही कुछ मिलेगा। ठीक। सलमान जी, सदर अस्पताल में आप अक्सर जाते रहते हैं और पॉडकास्ट में आप कुछ देर से आए हैं। आपने बताया कि सदर अस्पताल में ही किसी को सांप काट दिया था, तो आप वहां मदद करने गए थे। सदर अस्पताल में आप जाते हैं तो एक चीज देखते हैं कि वहां गरीब लोग इलाज के लिए जाते हैं और उनको दवाइयों के लिए बाहर भेजना पड़ता है। सदर अस्पताल के इस स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरे सदर अस्पताल के बारे में ये मुझे कहना है, हम लोग तो लगभग 10-15 साल से लगातार सदर अस्पताल के एक एक चीज से वाकिफ है। हमको याद नहीं होगा कि कितने हजार लोगों को हम लोग हॉस्पिटल में जाके मदद किए होंगे। सबका हम लोगों ने मदद किया है। और जान बचाने के नाम पे जो जिसका पैर कट गया, पैर पे चोट लग गया, सर फट गया, वहां तक तो सही है। लेकिन सर में पीछे चोट लग गया तो उसे सदर अस्पताल से गोरखपुर रेफर कर दिया जाता है। मतलब थोड़ा सा भी क्रिटिकल कोई मामला हो तो सदर अस्पताल रिस्क नहीं लेना चाहता है। सदर अस्पताल के डॉक्टर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, उसे तुरंत गोरखपुर रेफर किया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और अभी कुछ दिन पहले हमारे दल के बहुजन समाज पार्टी के नेता है सचिन सिंह जी, एक मुद्दा उठाए थे कि पचदेवरी के एक व्यक्ति है, उसको इंजेक्शन नहीं मिला, सांप काटा था सुई देने के लिए, उसके जांच के लिए वो मांग की है। इस तरह की बात है। और अभी कुछ दिन पहले मीडिया वाले लोग ने भी, एक शानदार बिल्डिंग बन रहा है सदर अस्पताल में, तो अभी बन के तैयार हुआ है, तो पूरे उसके दीवार में क्रैक आ गया था। अच्छा। तो मीडिया वालों ने मुद्दा को उठाया था। तो पहले जैसा सदर अस्पताल, पहले ये था कि सामाजिक लोग जाके सदर अस्पताल में आवाज उठा सकते थे, लेकिन अब आवाज आप नहीं उठा सकते। क्यों? आवाज उठाइएगा आप पे FIR हो जाएगा, पुलिस आपको उठा के ले जाएगी, पीटेगी, मारेगी, आप जेल भी जा सकते हैं। ये तो हाँ भाई, आवाज उठाना हमारा लोकतांत्रिक है। लेकिन सदर अस्पताल में कुछ सामाजिक लोग आवाज नहीं उठा सकते। सामाजिक लोग जाए आवाज उठाए, देखिए पुलिस पकड़ के ले जाती है कि नहीं। तो क्या फिर आप आवाज उठाएंगे कि नहीं? हम लोग तो उठाते रहते हैं। क्या डर नहीं लगता? ना डरना तो नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन अब उसका भी एक सीमित दायरा। देखिए, जब इंसान जब राजनीति में है तो लोगों के लिए तो बोलेगा ही, आवाज उठाएगा ही। लेकिन हम लोग जाते हैं तो अपने लोगों का काम, जिसके लिए हम लोग जाते हैं, लोग हमें क्यों बुलाते हैं कि हमारा काम नहीं हो पा रहा है, अब ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, आप आइए और करवाइए। तो हम लोग जाते हैं और करवाने का काम करते हैं। लेकिन सदर अस्पताल में स्थिति बढ़िया नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। अच्छा, दवाई का बहुत किल्लत है। दवाई लोग मैक्सिमम लोग बाहर से दवा लेते हैं। यही पूछना, मैक्सिमम लोग बाहर से दवा लेते हैं और सरकार लेते नहीं है। उनसे कहा जाता है ये दवाई आप पर्ची ले जाइए, बाहर मिलेगा। हाँ बिल्कुल, बाहर ही ये जो गरीब मिलता ही नहीं है बाहर। ये गरीब लोग क्यों जाते हैं सरकारी अस्पताल में? अब गरीब लोग के पास तत्काल क्या सुविधा है, तो फिर वो बाहर जाएंगे तो फिर उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का क्या फायदा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग को लगता है कि सदर अस्पताल खुला हुआ है, रात है दिन है, लोग पहुंच जाते हैं। लोगों को सरकार से उम्मीद है,
सरकार एडवर्टाइजमेंट में नाम पे करोड़ रुपया खर्च कर रही है कि फ्री दवाई फ्री दवाई फ्री दवाई, तो लोगों को लगता है कि बेहतर है, लोग जाते हैं, लेकिन मिल नहीं पाता है दवा। फ्री दवाई नहीं मिल पाता है, ये हम भी देखे हैं। ये पूरा और ये ये सरकार सबको ही जानता है। सरकार के भी संज्ञान में है, लेकिन सरकार इस पे कुछ काम नहीं लेकिन एक करती। चीज और देखे हैं, फ्री दवाइयां भी मिलती हैं, वो जिसको लोग जानते हैं, जिसकी पैरवी है, उसकी सारी फैसिलिटी हाँ, हॉस्पिटल में सारा हो जाती फैसिलिटी है, मिल जाता है, सब मिल जाता है। और जो बेचारा गरीब मजदूर है, उसी को, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी को नहीं नहीं पाता मिलता है। है, सही। कि शिक्षा समाज की मूलभूत जरूरत है। अंबेडकर साहब के आप फैन हैं और अंबेडकर साहब के पार्टी को भी फॉलो कर रहे हैं। पार्टी तो उनका नहीं, लेकिन फॉलो करते हैं उनको। ये ब्लू गमछा आपके सुशोभित जो हो रहा है, ये बता देता है कि आप किधर से हैं, बसपा से हैं। चलिए, आपसे ये प्रश्न है कि अंबेडकर साहब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बिल्कुल। फिर ये शिक्षा की स्थिति गोपालगंज में, अगर हम कहें बुरा, तो कहें कि बुरा है, तो ये बुरा शब्द की बुराई हो जाएगी। शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है। इस पर आपका क्या विचार है कि शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए? देखिए, ये गोपालगंज की ही बात नहीं है, पूरे देश में शिक्षा का जो स्थिति है वो बेहतर नहीं है। जैसे शिक्षा की स्थिति होना चाहिए वैसा नहीं है। आपको बता दें कि शिक्षा के नाम पे लूट खसोट मचा हुआ है देश में। जितने इस देश में, तो देश के जो सरकार चला रहे हैं वो लोग सारे चीज प्राइवेट हाथों में सौंप रहे हैं। सरकारी स्कूल हो, सरकारी कॉलेज हो और सरकारी कोई भी एजुकेशन सेक्टर का चीज संस्था हो, उसमें सीमित सीट है। आप देखिए गोपालगंज में इंटर के बच्चे 40,000 50,000 एग्जाम देते हैं, और ग्रेजुएशन में 5 से 7,000 सीट है। तो आप बताइए ये बच्चे कहाँ जाते हो? सरकार जो एसेट बनाना चाहिए शिक्षा के लिए, वो सरकार बना नहीं पा रही है। बिहार में सारण प्रमंडल में एक यूनिवर्सिटी है और गोपालगंज में 4 कॉलेज है, उसकी अंगीभूत इकाइयां है। चारों कॉलेज में 6 से 7,000 10,000 तक सीट है, लेकिन बच्चे एग्जाम कितना देते हैं? 40 से 50,000। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है 20 साल से, उसको ये सोचना चाहिए कि इन बच्चों के लिए हम सुविधा क्या दे रहे हैं जी। इतने बड़ा जिला है, 20 लाख 30 लाख आबादी है, उस आबादी में सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी है, सबसे ज्यादा छात्रों की आबादी है। उस जिला में 4 कॉलेज है, 4 ग्रेजुएशन का कॉलेज है। ये शर्म की बात नहीं है तो क्या है? ये छात्रों का शोषण है या नहीं तो क्या है? ये माता पिता के जो सपना है, बच्चों का सपना है, उसे कुचलने का प्रयास है कि नहीं है या नहीं है? सोचना चाहिए। आप समझिए कि हर एक प्रखंड में एक ग्रेजुएशन कॉलेज होना चाहिए, हर एक प्रखंड में एक ग्रेजुएशन कॉलेज होना चाहिए, हर एक प्रखंड में संस्था ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बच्चे बाहर ना जाए, यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। अब एक दुर्भाग्य और है कि यहाँ हमारा महिला कॉलेज है, एकमात्र महिला कॉलेज, जिसमें बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कहना है कि साइंस की व्यवस्था अभी तक नहीं है। साइंस की व्यवस्था नहीं है, उर्दू की व्यवस्था नहीं है। आप समझिए ना कि गोपालगंज में जितने कॉलेज है वहां उर्दू की व्यवस्था नहीं है। उर्दू इस देश की द्वितीय राष्ट्रीय भाषा है, उसका व्यवस्था नहीं है, उसके लिए फॉर्म नहीं फिलअप किया जाता है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो मुझे ये कहना था कि सरकार को क्यों चुना जाता है, सरकार क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि स्वास्थ्य का जो सेक्टर है वो बेहतर हो, एजुकेशन का जो सेक्टर है वो बेहतर हो। कल हम सुन रहे थे, एक देश के बेहतर शिक्षक है खान सर, उनका एक हम डिबेट सुन रहे थे, ब्रॉडकास्ट ही था। तो वो उनसे पूछा गया कि, उनसे पूछ रहे थे, जो ब्रॉडकास्ट पे बैठे हुए थे, पूछ रहे थे कि देश की स्थिति कैसे ठीक होगी, देश की स्थिति को बेहतर कैसे बनाया जाएगा? तो वो बोले कि अब हाँ, मेरे एक रिश्तेदार हैं जो बाहर रहते हैं, बोल रहे थे कि वहां जनसंख्या कम है इसलिए हम बेहतर है। तो खान सर का ये आंसर था
कि अगर आपको हम 20 पुराना बस दे दे और 20 पुराना बस आप रखिएगा तो बोलिएगा जीव पूरा जीव का जंजाल हो गया, बेहतर नहीं है, इसको कैसे हटाएं हम। वही 20 नया बस दे दे तो आप कहिएगा कि इसको कहां कहां चलवाएं, कैसे कैसे कमाएं। वैसे ही चाइना इस देश भारत देश से ज्यादा जनसंख्या वाला देश था, उसको वो चाइना के सरकार ने उसको उस लोगों से उस लोगों में वो टैलेंट भरने का काम किया और उससे उसको वो लोग निगेटिव नहीं पॉजिटिव वे में ले गए। देखिए चाइना का एक एक सामान पूरे देश में पूरे दुनिया में किसके घर चाइना का सामान नहीं, सबके घर चाइना का सामान है और वहां लोग खुशहाल है, एजुकेटेड है। वो लोग गांव गांव में शोध होता है, गांव गांव में फैक्ट्रियां लगी हुई है। तो ये उसी तरह से इस देश में शिक्षा को बेहतर कर दिया जाए तो ये 1,40,00,000 लोग बोझ नहीं लगेंगे। 1,40,00,000 जब शिक्षित हो जाएंगे, इनको पता हो जाएगा 1,40,00,000 वही 1,40,00,000 लोग बोझ नहीं लगेंगे। ये लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सबको अपना डिसिप्लिन पता होगा, सबको काम करने का तरीका पता होगा। यहां तो एक घर में 1 लोग कमाते हैं तो 10 लोग खाते हैं, तो उस स्थिति में तो बोझ लोग लगेंगे ही ना। तो इसके लिए सबसे जरूरी है शिक्षा में बेहतरी लाना। शिक्षा का मार्केटिंग जो पूंजीपतियों को कमाने के लिए किया जा रहा है वो नहीं करना। सरकार को चाहिए कि शिक्षा को अपने हाथ में ले, सरकार एक एसेट बनाए जिससे लोग पढ़ पाए, बच्चे पढ़ पाए। यहाँ उत्तर प्रदेश में लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए 1-1 लाख रुपया लग जा रहा है, ग्रेजुएशन करने में 1-1 लाख। हरासमेंट तो और लड़कियां जा रही है बस पकड़ के आ रही है, इस हरासमेंट का जवाब कौन देगा? इस बिहार के रुपया को लूटा जा रहा है, ले उत्तर प्रदेश में दिया, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। सरकार तो बस जात पात में बटी हुई है और यहाँ जो 2 दल है, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड, ये लोग 2 ही कोड बना कर रखे हैं। एक लोग को सिर्फ जात की राजनीति करना है और एक को सिर्फ कहना है कि हमको वोट नहीं दोगे तो ये आ जाएगा। इसी की राजनीति हो रही है। कोई बेसिक मुद्दा पे काम करे तब तो आपके सामने अब ऑप्शन भी तो आ रहा है। देखिए ऑप्शन का तो बात होगा बाद में, पहले जो आप शिक्षा का बात किए तो शिक्षा का जो स्थिति है बिहार में, इस देश में और बहुत स्टेट है जहां बेहतर है, लेकिन बिहार का हम बात कर रहे हैं। बिहार में यहाँ के युवाओं के साथ धोखा, आघात, यहाँ के युवाओं के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ के बिहार के युवाओं में वो खुददारी है, मेहनत करने का क्षमता है कि ना साधन है ना संसाधन है, फिर भी बिहार के युवा IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, IIT क्रैक करते हैं, वो अपने बलबूते करते हैं। सरकार का उसमें कोई सहयोग नहीं है। यहाँ ग्रेजुएशन कॉलेज चल रहा है, देखिए कोई क्लास चलता है, कोई टीचर अवेलेबल होते हैं? कोई टीचर अवेलेबल नहीं होते, ना कोई शिक्षा का बात होता है, ना बच्चे पढ़ पाते हैं। बच्चे तो कोचिंग, ट्यूशन, ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ के IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं। ये तो बिहार के इस मिट्टी को सलाम है कि इस मिट्टी ऐसे लोगों को जन्म देती है कि बिना साधन संसाधन के भी हम लोग वीर बनते हैं, बलवान बनते हैं। सलमान जी, आपके चेहरे की लालिमा बहुत अच्छा दिख रही है। ये बताइए, आप तो बसपा से हैं। हाँ, मायावती जी की आपकी सुप्रीमो है, सुप्रीमो नेता है हमारे। आपको नहीं लग रहा है कि जब से चंद्रशेखर रावण जीते हैं, चाहे जब से वो चुनाव में आए हैं, अपनी पार्टी बनाए हैं, आपकी पार्टी की लोकप्रियता में कमी आई है? देखिए बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी नहीं, एक मिशन मूवमेंट है जो महापुरुषों के विचारधारा पे चलता है। जैसे इस देश में वो महापुरुष जो पीड़ित थे, सिस्टम से प्रताड़ित थे, फिर भी समाज के उत्थान के लिए काम किए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किए, तो वैसे लोगों के पद चिन्हों पे चलती है। चंद्रशेखर जी युवा है और वो एक्सीडेंटल नेता है, उन्होंने संघर्ष नहीं किया है। सहारनपुर में एक दंगा फसाद हुआ था, उसके वो उपज है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को सींचने वाले मान्यवर कांसीराम साहब एक IAS IPS रैंक के अधिकारी थे। उन्होंने अपने जीवन को इस समाज के लिए त्याग दिया और बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाने का काम किया, 6000 जातियों को एक साथ जोड़ने का काम किया। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का काम किया। मानव कांसीराम साहब नहीं होते तो इस देश में अंबेडकर का नामो निशान मिटा दिया गया होता। लेकिन यही बहुजन समाज पार्टी है
यही मानवर कांसीराम साहब है, यही बहन कुमारी मायावती है। इन्होंने अपने संघर्ष के बलबूते, इन्होंने अपने बहन कुमारी मायावती जी ने अपना मांग नहीं भरा, शादी नहीं की और सारा सुख चैन त्याग करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी कहती है कि ये जन आंदोलन, ये उग्र आंदोलन, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारे लोग हमें सरकार में लाए, हम अपने लोगों का दुख दर्द दूर करेंगे। लेकिन चंद्रशेखर जी राजनीति कर रहे हैं, वो किसके साथ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो समाज जानता है। बहुजन समाज पार्टी ना कभी कमजोर हुआ था, ना कभी कमजोर हुआ है, होगा। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट कैडर वोट है, वो कैडर वोट आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कभी कमजोर न हुआ था न होगा। लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीटें आई हैं? देखिए, ये सीट आना और विधायक मंत्री जिताना, इससे पार्टी कमजोर मजबूत नहीं होती है। मतलब कितनी है, पॉपुलैरिटी का असर होता है इससे? ना, मेरा जो तर्क वो सुनिए पहले, हम बता रहे हैं कितना है। देखिए, इससे सांसद हमारे नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर वोट है, बहुजन समाज पार्टी सिद्धांत पर राजनीति करती है। आपके कैडर वोट में सेंध लग गया, आपको लगता है कि नहीं? नहीं, कुछ कहीं से अखिलेश ने पीडीए जो चलाया, उससे आपके बहुत ज्यादा वो कैडर वोट वो उनकी तरफ शिफ्ट किया। अगर नहीं किए होते तो फिर 37 सीटें लोकसभा में अखिलेश यादव कदापि नहीं जीत पाते। अभी भी आप लोग नहीं मान रहे हैं, यही गड़बड़ी है। देखिए, बता रहा, बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। वो पीडीए का जो ये छल समाजवादी पार्टी कर रही है, यही समाजवादी पार्टी अंबेडकर जी के नाम से जिला बनता है, उसका विरोध करती है। आरक्षण में रिजर्वेशन का जो मुद्दा बनता है, उसका विरोध करती है। और जो दलित समाज के जितने भी सिद्धार्थ, जितने भी जिले बने, उसका नाम बदलने का काम समाजवादी पार्टी करती है। वो समाज के लोग समझ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि पार्टी इसलिए मजबूत है, बहुजन समाज पार्टी इसलिए मजबूत है कि बहुजन समाज पार्टी के नेत्री आज तक किसी से समझौता, किसी के आगे झुकने का काम नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी अपने क्षमता के हिसाब से राजनीति करती है, अपने बल के हिसाब से राजनीति करती है। वोट कम बेस मिलता है। एक बार भारतीय जनता पार्टी को दो सांसद हुआ करते थे। राष्ट्रीय जनता दल, लाल कृष्ण आडवाणी और राष्ट्रीय जनता दल 3 बार सत्ता में रहने के बाद 19 विधायक पे सिमट गई थी। जनता दल यूनाइटेड सत्ता में रहने के बाद 2 सांसद पे सिमट गई थी। तो ऐसे तो राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहता है, लेकिन राजनीति में वही अडिग रहता है जो अपने विचारधारा के साथ समझौता नहीं करता। यानी आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा? चंद्रशेखर जी के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बाबन बेसराम को प्लांट किया, उदित राज को प्लांट किया, बहुत अठावले को प्लांट किया। उससे क्या असर पड़ता है? बहुजन समाज पार्टी का जो जड़ है बहुत मजबूत है। और निश्चित ही जिस दिन अल्पसंख्यक समाज, ओबीसी समाज समझ जाएगा, उस दिन बहुजन समाज पार्टी के सांसद भी जीतेंगे, विधायक भी जीतेंगे। सलमान जी, आपकी पार्टी दलितों की बात करती है, आपकी पार्टी मुस्लिमों की बात करती है, और आप लोग सब दलित और मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है, जब टिकट देने की बारी आती है, तो आप लोग अधिकांश टिकट सवर्णों को देते हैं। आखिर ये दोहरा चरित्र आप लोग क्यों अपनाते हैं? देखिए, आप ये बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी कहती है सर्जन सुखाय सर्जन हिताय। तो बहुजन समाज पार्टी, आपका आंकड़ा आप सही दुरुस्त कर लीजिएगा। बहुजन सुखाय, बहुजन पहले 2005 के पहले इस नारा था। सोशल इंजीनियरिंग के बाद से उसको हम लोगों ने, बहन कुमारी मायावती ने सर्जन हिताय सर्जन सुखाय का नारा दिया। सर्जन सभी जन, हाँ, सबका नारा दिया। जो ये आंकड़ा है आपका कि सिर्फ 16 समाज को टिकट देती है, सिर्फ नहीं, अधिकांश नहीं। देखिए, पूरे बिहार में बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है कि 65 मुसलमानों का टिकट देने का काम किया। गोपालगंज विधानसभा में, हथुआ विधानसभा में जनरल सीट होने के बाद से एक दलित समाज के लड़का को विधानसभा चुनाव लड़ने का काम किया। कोई भी नेता, कोई भी पार्टी आप उठा के देख लीजिए, बिना रिजर्व सीट पे किसी दलित को विधानसभा या लोकसभा का टिकट दे दे तो बताइए। बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है। अपने गोपालगंज का ले लीजिए, हथुआ विधानसभा में हमारे इंजीनियर सुरेंद्र राम जी को बसपा ने चुनाव लड़ाया था, तो उस जनरल सीट पे दलित समाज को टिकट देने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। मानव कांसीराम साहब कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सादारी। संख्या के हिसाब से हम लोग हिस्सा देने का काम करते हैं। ये जो स्वर्ण समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज और भी जो समाज की बातें हैं, जो आजकल जो दलित समाज और स्वर्ण समाज के मतलब कि एकदम करीब बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी आप उठा के देख लीजिए लिस्ट कि
किस दलित समाज को नेता बना रही है, किस दलित समाज को, कितने दलित समाज को रिजर्वेशन से हट के टिकट देने का काम कर रही है, कितने दलित समाज को राज्यसभा भेज रही है, कितने दलित समाज को एमएलसी बना रही है। ये जो है ढोंग, ये ढोंग सिर्फ वोट लेने का ढोंग है। वोट लेना है, दलित समाज से वोट लेना है, दलित समाज के यहाँ जाके वोट लेना है जात पात के नाम पे। लेकिन काम किसका करना है? काम उन्हीं लोगों का करना है जो वर्षों से इस देश में हुकूमत करते आ रहे हैं और लोगों का सोलह का काम करना है। राष्ट्रीय जनता दल को आप देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, जेडीयू हो गया, ये लोग तो बात करते हैं दलितों का, ये तो बात करते हैं ओबीसी का, लेकिन जब पदाधिकारी बनाने का बात आता है, जब मंत्री बनाने का बात आता है, तो उसमें अल्पसंख्यक समाज गायब हो जाता है, दलित समाज गायब हो जाता है। अब सुरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट पे आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, सुरक्षित सीट पे राष्ट्रीय जनता दल ने कितना विधायक जिता लिया है। अब देखिए कितना विधायक जिता लिया है। राष्ट्रीय जनता दल हो गया, जेडीयू हो गया, जो ये जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल कितने मुसलमान को विधायक बना लिया, राष्ट्रीय जनता कितने मुसलमानों को एमपी बना लिया। एक तो सीमित टिकट आप देते हैं कि वोटों का बिखराव हो जाएगा, और वोटों के बिखराव के नाम पे आप मुसलमानों का राजनीतिक हत्या कर रहे हैं, टिकट नहीं दे रहे हैं, और जिसको आप टिकट भी दे रहे हैं उसको आप जिता नहीं पा रहे हैं। तो ये तो कमी आप राष्ट्रीय जनता दल के जो नृत्य कर रहे हैं उनके आवाज में है कि अपने कैडर वोटर को, अपने समाज के वोटर को मोबिलाइज नहीं कर पा रहे एक मुस्लिम प्रत्याशी के ऊपर। मुस्लिम समाज आपको 90% वोट देता है, लेकिन एक पूरे सारण प्रमंडल में, गोपालगंज, सीवान, छपरा में एक मुस्लिम विधायक का नाम आप बताइए जो राष्ट्रीय जनता दल से जीता या किसी दल से जीता हो। एक विधायक पिछली बार बरौली से जीते थे, पिछली बार, इस बार की बात कर रहे हैं, इस बार का बात कर रहे हैं हम। इस बार कौन जीता है? एक सीट मिला था, वो भी सीट चुनाव राष्ट्रीय जनता दल से जो प्रत्याशी लड़े थे वो हार गए। तो जब आप बसपा का बात करते हैं, आप बहुजन समाज पार्टी का बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी 65 मुसलमानों को टिकट दिया, 65 मुसलमानों के टिकट में किसी भी सीट पे एक अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने वोट देने का काम नहीं किया। उनको विश्वास है राष्ट्रीय जनता दल में, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यूनाइटेड जो सेकुलर पार्टियां हैं उनकी राजनीतिक हत्या कर रही हैं, आपके नेताओं को खत्म कर रही हैं। आपके पास ऐसा एक नेता नहीं है जो पटना में आपका आवाज उठा सके। तो ये सब बातें हैं, अल्पसंख्यक समाज को सोचना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज का हम बात तो करते हैं और बात करते रहेंगे। क्वेश्चन यही है कि मुस्लिम जिसकी बात आप कर रहे हैं वहां पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं, पहले ये बताइए। देखिए, ये जो दौर चला है, ये दौर चला है कि इस दौर में कोई मंदिर का राजनीति कर रहा है तो कोई मस्जिद का राजनीति कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी ना मंदिर की राजनीति करती है ना मस्जिद की राजनीति करती है। बहुजन समाज पार्टी संविधान की राजनीति करती है, संविधान पे चलने का काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ राम का गीत गाएंगे, राम को बस राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, और आस्था रोड पे चिल्ला रहे हैं, लोगों को उग्र कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग अल्पसंख्यक समाज को, ओबीसी समाज को डरा रहे हैं कि आएगा तो भारतीय जनता पार्टी जब आएगा तो मतलब आपका गलत इस्तेमाल करेगा, आपका हक मार लेगा, आप खतरे में आ जाएंगे। तो अल्पसंख्यक समाज को लगता है कि हमको राजद भाजपा से बचाएगा, तो उसको वोट कर देता है। लेकिन जब भी अल्पसंख्यक समाज वोट करते आ रहा है तो कहां भाजपा को हरा पा रहा है। अब एक बार देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे, अब तो फिर आपके पास विकल्प है ना बहुजन समाज पार्टी। अब मानव कांशीराम साहब कहते थे कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो विचार अल्पसंख्यक समाज को तो करना चाहिए ना। आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ किसने सरकार नहीं बनाया है? भारतीय जनता पार्टी के साथ सबने सरकार बनाने का काम किया है। आपकी पार्टी भी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, मायावती जी ने खुद सरकार बनाई है भाजपा के साथ मिलकर, नहीं बनाई? वही हम बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का प्रथम जब सरकार बना था तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने साथ दिया था। सपा का सरकार बना था, उसमें भी उन्होंने साथ दिया था। आप ये नहीं देखिए कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं। आपकी पार्टी भाजपा के विचारों से सहमत रहती है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी तो भाजपा रहती है कि नहीं? नहीं रहती है, एकदम नहीं। उसके विचारधारा से आप अगेंस्ट रहते हैं? एकदम अगेंस्ट रहते हैं। फिर मायावती ने भाजपा के साथ सरकार बनाते समय ये क्यों नहीं सोचा कि हमारा विचारधारा उल्टा हो रहा है? देखिए, कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, तो समाजवादी पार्टी से जब गठबंधन किया था तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार करके ही गठबंधन किया था। उस समय समाजवादी पार्टी के लोगों ने बैंक में मायावती जी का हत्या करने का प्रयास किया। गेस्ट हाउस कांड
पढ़ लीजिएगा, जिसमें मायावती जी का हत्या करने का समाजवादी पार्टी के विधायकों ने काम किया। तो हम लोग को तो सत्ता में आना था ना, तो सत्ता में आने के लिए विचारधारा को साइड कर देंगे। विचारधारा को साइड नहीं करेंगे, किसी न किसी विधायक से तो समर्थन लेंगे ना, किसी दल से। तो क्या आप उस ये नहीं विचारधारा से समर्थन लेंगे जिस विचारधारा के आप हमेशा खिलाफ रहते हैं? कांग्रेस का विरोध करके आम आदमी पार्टी 30 विधायक जिताती है और कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार में चली जाती है। राजनीति है, राजनीति में ऐसा यानी होता कि है। राजनीति में पब्लिक केवल बेवकूफ बनेगी? नहीं, पब्लिक बेवकूफ नहीं बन रही है। तो फिर आपका विचारधारा वाला बात कहाँ है? देखिए, आप बता रहे आपको, कुछ 2 मिनट समय दीजिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि सत्ता में जब हम आएंगे तब ना अपने लोगों का काम करेंगे। आप देखिए, कहने का मतलब है कि आप ये मत देखिए कि ये जो छत बना है, ये जो कोई घर बनता है तो घर पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है, सीढ़ी की आवश्यकता होती है। बिना सीढ़ी के आप छत पे चढ़ पाइएगा? नहीं चढ़ पाइएगा। 65 विधायक लेकर मुख्यमंत्री बन पाइएगा? नहीं बन पाइएगा। तो आप ये नहीं देखिए कि ये घर क्या क्या जोड़ के बना है, आप ये देखिए कि इस घर में जो चढ़ने के लिए सीढ़ी बना हुआ है, वो सीढ़ी बनाने में किसका किसका मदद मिला है। ये देखिए कि हम सीढ़ी से जब छत पे चढ़ गए तो छत पे चढ़ने के बाद से हमने फूल बरसाए या कांटा बरसाया, इस पे विचार करना चाहिए जनता को। बहुजन समाज पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी से सरकार गठबंधन करके सरकार बनाई 1995 में, उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड बनाने का काम किया। मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश में नहीं था, वहां बहुजन समाज पार्टी ने बनाने का काम किया। लड़कियों को स्कॉलरशिप देने का काम किया। उत्तर प्रदेश दंगा का गढ़ बना हुआ था, उत्तर प्रदेश में रोज दंगाएं होती थी। उस समय बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में 4 बार सत्ता रहा है हमारे पास, 4 बार में एक भी दंगा कोई बता दे तो बताइए। एक वहां पे कोई दंगा का नाम तक नहीं लेता था। बहन कुंवरी मायावती जी के सरकार में कुंडा के राजा भैया, जो जहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक उनको उनके गिरबान पर हाथ डालने से डरते थे, वैसे व्यक्ति को हेलीकॉप्टर से उठवाकर जेल में डालवाने का काम किया। वैसा व्यक्ति को 1 साल जेल में रखने का काम किया। बहन कुमारी मायावती का एक भी आप गलत कोई स्टेप बता दीजिएगा तो हम जो समाज बसपा के लोग हैं, तार्किक रूप से गलत हो गया तो हम लोग पार्टी छोड़ने का काम कर देंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक भी कोई गलत रास्ते पर नहीं चली है, बस भारतीय जनता पार्टी का सहारा लिया सत्ता में आने के लिए। सत्ता में आई और समाज का उत्थान किया। पूरे उत्तर प्रदेश ने कहा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। उत्तर प्रदेश में पट्टा कटने लगा, दलितों को 3-3 एकड़ जमीन बांटा जाने लगा। ये कौन बांट के दिया? बहुजन समाज पार्टी ने बांट के दिया। कांग्रेस हितैषी बनती है, कांग्रेस एक धुर जमीन किसी को दिया हो तो बताइए? राजद एक धुर जमीन किसी को दिया हो तो बताइए? बहुजन समाज पार्टी दलित और अल्पसंख्यक सर्व समाज का उत्थान का बात करती है, संविधान का बात करती है। फिर टिकट क्यों नहीं देती है? किसको टिकट नहीं मिला बताइए? टिकट दलितों की बात करके टिकट अधिकांश उन्हें दे देती है। चलिए वो अलग बात। आपके पास आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा सही करिए। आंकड़ा सही है। नहीं एक बात आपने कहा कि मायावती जी ने कहाँ कभी गलती की है? बिल्कुल। आकाश जी कौन है? आकाश जी उनके भतीजे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं। उनको एक स्टैंड पे उनको पार्टी से बाहर किया गया था, क्यों किया गया था? क्या उनका अच्छा फैसला था? देखिए, यही तो लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही बहुजन समाज पार्टी की जो उनके लोकतंत्र हित में, मायावती जी के हित में नहीं दिखाई दे, लगे कि ये पॉपुलर हो रहा है। मायावती जी का कोई हित ही नहीं है, मायावती जी का हित नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में हित में जो नुकसान पहुंचाएगा बहुजन समाज पार्टी उसके पे कार्रवाई करने का काम करेगी, चाहे वो भतीजा हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो। गए थे आकाश जी मिशन के खिलाफ गए थे। आकाश जी मतलब कि पार्टी लाइन से हट के कुछ काम किए थे तो बहन जी ने उन्हें हटा दिया था। फिर उन्होंने लगा कि और लोग को बहन रीबैक करती है, उनको भी रीबैक की और वो बोले हैं कि अब कल पटना में आए तो हम लोग जाके मिले हैं। वो उन्होंने शानदार भाषण दिया, बिहार के युवाओं को जुड़ने का आह्वान किया। वो गलती आकाश जी की थी कि मायावती जी की थी? निश्चित आकाश जी की थी। मायावती जी की क्या गलती होगी? मायावती जी कह रही थी कि ये पार्टी जो है, ये पार्टी मेरा परिवार, पार्टी मेरा अपना, मेरा खुद का नहीं है, ये पार्टी समाज का है। तो समाज का बनाया हुआ ये पार्टी है, इस पार्टी को ऐसे हम बर्बाद नहीं होने देंगे। चाहे मेरा भतीजा हो, चाहे मेरा भाई हो, अगर पार्टी हित में काम नहीं करेगा तो उसे हम हटाने का काम करेंगे। सलमान जी फिर से कह रहे हैं कि आप दलितों और अल्पसंख्यकों की विशेष बात करते हैं, आप लोग की पार्टी करती है। गोपालगंज में आप गोपालगंज के बेटा हैं और बहुजन समाज पार्टी के अच्छे नेता हैं। आप बताइए, गोपालगंज में इनके लिए आपने कोई आंदोलन किया, कोई इनकी बातें अग्रसर किया? देखिए, मेरा पहचान आंदोलन के हम उपज है।
गोपालगंज में किसी भी सर्व समाज के लिए हम लोग लड़ते हैं, लेकिन अब दलित मुसलमान का बात आप कर रहे हैं, तो गोपालगंज में किसी भी दलित के साथ अन्याय होता है तो सबसे पहला आवाज सदमान अली का उठता है। किस रूप में? हम उसके पास जाए, उसका मदद करें, या उसके लिए हम आंदोलन करें, या थाने पे जाए, या एसपी से मिले, या डीएम से मिले, या उसका आवाज ऊपर तक ले जाए। ये मेरा, आप कोई भी एक दलित का मुद्दा बताइए जो आपके नॉलेज में हो, और हम बताते हैं कि उस मुद्दा पर हमने काम किया है कि नहीं किया। अल्पसंख्यक बैकुंठपुर में एक दलित लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ था, उसका आपने तो उसके लिए पूरा क्या किया? उसका तो पूरा मुद्दा हम लोगों ने उठाया था। वो उस मुद्दा के लिए हम एसडीएम साहब से मिले थे, एसडीएम साहब से मिले, बच्ची को मिलवाने का काम किए थे, और हम लोग उसके लिए काफी लड़ाई भी लड़े थे। यानी आप इनके लिए करते हैं? हाँ, करते, यही आप राजनीति में है तो समाज के साथ गलत हो रहा है तो आप नहीं बोलिएगा, तो फिर आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? आपने इस पद को क्यों चुना जब आप इस आम आवाम के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे? जितने भी लोगों के साथ कुछ हुआ है हम लोगों ने स्टैंड लेने का काम किया है। या मुस्लिम समाज के साथ कोई गलत काम हो, किसी का हत्या हो जाए, किसी का हक मारा जाए, किसी का जमीन लूटा जाए, वो लोग हम लोग के संज्ञान में जो मामला आता है तो सबसे प्रथम काम हम लोग वहां जाते हैं, उनके लिए लड़ते हैं और उनके लिए संघर्ष करने का काम करते हैं। इन्हीं के लिए कि सभी प्रांतों देखिए, अभी तुरंत आपको बताया है कि हम लोग सर्व समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन आप बेसिक मुस्लिम दलित का पूछ रहे हैं तो वो हम बता रहे हैं। हाँ। हम लोग हर समाज के लिए काम करने का काम करते हैं। आप सहदुल्लेपुर गांव से बिलोंग करते हैं, आप पूरे जिला में तो कुछ करते हैं, सही है। सहदुल्लेपुर के लिए अभी आपने अपने गांव के लिए क्या किया है जो लोग याद रखें? देखिए, सहदुल्लेपुर मेरा गांव जो है बहुत शांति प्रिय गांव है। उस गांव में, मेरे गांव में जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो मेरे गांव के लोग, मेरे गांव में सहदुल्लेपुर में आपको मैक्सिमम शिक्षित लोग मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, एडवोकेट मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, शिक्षित लोग मिलेंगे, और गांव के लोग संगठित रहते हैं और कोई भी मुद्दा हो पूरा गांव एक साथ संघर्ष करता है। हम लोगों ने गांव में ये चीज जगाने का जो काम किया है, यही मेरे जिंदगी का सबसे बेहतर काम है। हम लोगों ने अपने गांव में लोगों को एकत्रित रहने का जो प्रयास किया है उसमें हम लोग काफी हद तक सफल हुए हैं। तो जो रोड बनवाना, नाला बनवाना, स्कूल बनवाना, ये तो सरकार का काम है, लेकिन जहां आप रह रहे हैं उस सराउंडिंग में प्रेम व्यवहार को बढ़ावा देना, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें हम सफल हैं और काफी हमें खुशी है कि पूरा सहदुल्लेपुर गांव एक परिवार की तरह रहता है और सब एक प्रेम व्यवहार एक दूसरे में है। हम लोगों ने प्रेम बढ़ाने का काम किया है, हम लोगों ने सही रास्ता दिखाने का काम किया है। हम लोगों ने, जो राजनीति करता है कुछ लोग है तो गांव में ही राजनीति करने लगता है, लेकिन हम लोगों ने इससे अपने गांव को महफूज रखा है, इससे अपने गांव को बचा के रखा है। तो गांव हमारा बेहतर है और गांव में पूरे गांव में एक प्रेम और भाईचारा का माहौल है, बेहतर माहौल है। मतलब आप लोगों ने भाईचारा को कायम करने हाँ, कायम करने का काम किया। कोई भी समाज का, दलित समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, सबका काम हम लोग करते हैं, बैठ के करते हैं। टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस भी नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये शेर याद आता है तो मुझे सामने दिखता है साबिया हवाई अड्डा। साबिया हवाई अड्डा वाकई बहुत जरूरी है, लेकिन वहां जहां बरसों से लोग रह रहे हैं उनके घर को बेघर बना दिया जाना, उनको बिना शिफ्टिंग किए हुए कुछ करना, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, गोपालगंज में हवाई अड्डे का तो बहुत आवश्यकता है, ये गलत बात नहीं है, हवाई अड्डा तो चाहिए ही, लेकिन हवाई अड्डा सिर्फ लोकसभा में हवाई अड्डे का नाम सुनने से हवाई अड्डा नहीं बनने वाला है। हवाई अड्डा अगर बनवाने के लिए अगर जमीन पे कोई काम हो रहा है तो बेहतर काम है, लेकिन किसी का बसा बसाया घर सरकार तोड़ रहा है तो सरकार के पास उतना धन है कि वो गरीब लोगों को या अमीर लोगों को जिनका घर तोड़ा जा रहा है उनको कहीं जगह देके शिफ्ट कर दे। तो हवाई अड्डा, देखिए, कोई भी गोपालगंज वासी नहीं चाहेगा कि हम यहाँ से प्लेन से उड़े और लोगों की जिंदगी खत्म हो जाए, वहां से हम उड़े। लोगों की
लोगों का घर टूट जाए, वहां से हम उड़े, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। पूरे गोपालगंज में अगर सांसद महोदय या सरकार सर्वे करा ले तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वहां का घर तोड़ के और एयरपोर्ट बना दिया जाए और हमें उड़ने के लिए सुविधा दे दिया जाए। सारा लोग ये कहेगा कि उनको कहीं ना कहीं जगह दीजिए। सरकारी जमीन का अंबार पड़ा हुआ है गोपालगंज में, कहीं ना कहीं जगह दीजिए, उन्हें शिफ्ट कीजिए, उनके घर का मुआवजा दीजिए। जब घर वहां लोग बना रहे थे उस समय सरकार के लोग कहां सोए थे? जब घर वहां बन रहा था तो सरकार ने ही तो इजाजत दिया था घर बनाने के लिए। सरकार के संज्ञान में अगर घर नहीं बना है तो सरकार के लोग सो कहां रहे थे? उस डिपार्टमेंट के लोग कहां सो रहे थे? प्रशासन के लोग कहां सो रहे थे? क्या करना चाहिए? देखिए बता रहे हैं, ये जब घर बनने के समय अगर सरकार आवाज नहीं उठाई तो घर तोड़ने का अधिकार उसको नहीं है। सरकार का रूल है कि 12 साल या 20 साल कोई जमीन आपका जोत भी लेता है तो उस पे भी आपसे सिविल सूट करके फाइट कर सकता है कि जमीन मेरा है। तो जो लोग उस पे घर बना लिए हैं उसको आप एक फरमान जारी करके घर तोड़ देंगे, ये गलत बात है। आप वहां सरकार जब बनाने वक्त नहीं रोकी तो तोड़ने का काम वो करे। एयरपोर्ट बना रहा है तो कहीं ना कहीं तो तोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन उसका सुविधा आम आवाम को मुहैया कराए, मतलब घर को शिफ्ट किया जाए। शिफ्ट करना चाहिए। सलमान जी, आप एक युवा हैं और एक नेता भी हैं, आपको भी दिल में ख्वाहिश होगी कि कभी एमपी एमएलए बने हम भी। राजद की बात कीजिए तो एमवाई की समीकरण की बात करता है, मुस्लिम यादव जिंदाबाद। वही मुस्लिम यादव को वोट दे देता है और वही यादव जब कोई मुस्लिम खड़ा होता है तो उस समय कुछ अलग अलग बातें होने लगती हैं। आप बताइए, मुस्लिम यहाँ चुनाव क्यों नहीं जीत पाते हैं जबकि वो भी बराबर के हकदार रहते हैं? क्या कारण है? देखिए, मैं तो बहुत पहले से कहते आ रहा हूं कि जो समीकरण है, मुसलमानों ने जो समीकरण को चुना है उस समीकरण फिट नहीं बैठता है विधायक बनने के लिए। गोपालगंज हो या कोई भी और जिला हो, वहां मुस्लिम समाज को विधायक बनने के लिए अपने वोट के साथ साथ आप जिस दल में है उस दल का कोर वोटर का जो आवश्यकता पड़ता है, बेशक बेशक, तब आप कोई चुनाव जीतिएगा। लेकिन गोपालगंज जिला में मुस्लिम समाज के लोग राष्ट्रीय जनता दल को, जेडीयू को हर प्लेटफॉर्म पर कोई भी कैंडिडेट उतार दे वोट देने का काम करते हैं। लेकिन वही एक मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस उतारती है गोपालगंज में तो वो एक कांग्रेस का मुस्लिम उम्मीदवार निकम्मा हो जाता है, नकारा हो जाता है और विधायक के एलिजिबिलिटी लायक नहीं होता है। जिसका दादा इस बिहार का मुख्यमंत्री रहा हो उस व्यक्ति को, आसिफ गफूर की बात कर रहा है, उस व्यक्ति को राजद के कोर वोटर, कांग्रेस के कोर वोटर मुस्लिम समाज के अछूत कर देते हैं। सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट देके उनको 36-37 हजार वोट पहुंचाया और उनका सम्मान रखा। उसमें भी कुछ याद दिला दे कि उस समय जब आसिफ गफूर लड़े थे तो उनके अगेंस्ट में साधु यादव भी लड़े थे और इनके बराबरी वोट पे आए। 36,000 दोनों को वोट मिले थे। अकेले सुभाष जी को 72,000 वोट लगभग आए थे। तो वही ना हम बता रहे हैं, शिफ्टिंग नहीं हुआ। ये ना मेरा ये कहना है कि जब गठबंधन है, गठबंधन से प्रत्याशी उतारा जा रहा है तो पूरे बिहार में यादव समाज का मैक्सिमम टिकट महागठबंधन से मिला था, लेकिन सारण प्रमंडल में मात्र 2 टिकट मुसलमानों को मिला था। एक राजू चच्चा लड़े थे बरौनी से और गोपालगंज से आसिफ गफूर साहब चुनाव लड़े थे। लेकिन गोपालगंज विधानसभा में यहां जो राजद के कोर वोटर थे वो लोग साधु यादव जी को वोट देने का काम किए और आसिफ गफूर को वोट नहीं दिए। इसका यह वजह हुआ कि आसिफ गफूर को 36 हजार वोट मिला और वो चुनाव हार गए। तो जब तक राजद के कोर वोटर मुस्लिम समाज को वोट नहीं करेंगे तब तक मुसलमान विधायक कैसे बनेगा? आप देखिए, राजू चच्चा इस गोपालगंज विधानसभा से बसपा के उम्मीदवार थे। मुस्लिम दलितों ने गठजोड़ करके उनको वोट दिया, उनको विधायक बनाया। इस सीट पे जब तक तिनकोड़िया लड़ाई नहीं होगा तब तक कोई मुस्लिम विधायक नहीं बन सकता है। फ्रंट टू फ्रंट फाइट अगर जब होगा उस समय आपका वोट कम पड़ ही जाएगा। तो और सबसे बड़ी बात है कि बसपा के लोग ईमानदारी से वोट करते हैं। मुस्लिम दलित का जब गठजोड़ बनेगा तो निश्चित ही मुस्लिम समाज यहाँ विधायक बन जाएगा। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ जो
आम आवाम है, उनको लगता है कि भाजपा आ जाएगी, राजद हमें भाजपा से बचा लेगा। इसी परिवेश में यही मामले में भाजपा का विधायक जीत जाता है, राजद तो हारते आ रहा है, हारते रहता है। तो इस डर के कारण अल्पसंख्यक समाज का राजनीतिक जो क्षमता है वो कम होते जा रहा है। जो हमारे वोटर है, हमारा वोट अछूत होते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमारे वोट को ऐसे छूती भी नहीं, हमारी बात भी नहीं करती। हम जब सिलेक्टिव हो जाएंगे, जब किसी एक दल के पीछे नतमस्तक हो जाएंगे, तो हमें पूछेगा कौन? जैसे स्वर्ण समाज में राजपूत समाज को देख लीजिए, भाजपा टिकट दे दे तो पूरा वोट राजपूत समाज को दे दे, तो वो अपने समाज के वोट देंगे। राजद टिकट दे दे, पूरा राजपूत उठ के राजद को वोट देंगे। उनको अपने समाज का फिक्र है, पार्टी का फिक्र नहीं है। लेकिन अल्पसंख्यक समाज को पार्टी का फिक्र है। अल्पसंख्यक समाज को चाहिए कि जिस दल से हमारे दल का नेता आ रहा है, हमारा बेटा आ रहा है, उसका साथ दो, उसका हाथ मजबूत करने का काम करें। जब आप मजबूत करेंगे, जब सिलेक्टिव नहीं होंगे, तो हर दल में आपका सम्मान होगा, हर दल आपका हक हकूक के बारे में सोचेगा। जब आप एक दल के पीछे नतमस्तक हो जाएंगे, तो वो तो सोच रहा है ना कि इनके वोट को अछूत बना देंगे, हम इनके वोट को इनको गलियाएंगे, इनको दंगाई बताएंगे, जात पात करेंगे, तो हमारा जो बहुसंख्यक वोट है, सिलेक्टिव वोट है, वो मेरे पास आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये राजनीति करती है, जात पात की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। तो मुस्लिम जब एक जगह सिलेक्टिव हो जाएगा, राजद का झंडा लेके दौड़ने लगेगा रोड पे, तो जो बहुसंख्यक जाति है वो तो सिलेक्टिव जो हो जाएंगी, वो भाजपा के साथ तो मोबिलाइज हो जाएंगी। तो अल्पसंख्यक समाज यही करता है कि अपने यही सही लघु नहीं बने ना, मेरा ये कहना, किसी का पिछ लघु नहीं बने। बसपा से कोई उम्मीदवार आ रहा है, उसके अंदर कैलिबर है, क्षमता है, उसको वोट दीजिए। आपके समाज का है, वोट दीजिए। जैसे और समाज और पार्टी के लोग कर रहे हैं, और समाज के लोग कर रहे हैं, आप वोट दीजिएगा तो आपके वोट का पूछ होगा, आपका पूछ होगा। जब आप नतमस्तक हो जाइएगा, तो पूरे 24 को विधानसभा में एक मुसलमान को टिकट, क्या मतलब बनता है भाई? संघर्ष कर रहे हैं 2000 मुसलमान युवा और टिकट एक आदमी को मिल रहा है। तो राजनीतिक रूप से भी आप मुसलमानों का शोषण हो रहा है। वो जो 2000 लोग दौड़ रहे हैं, जाके विदेश कमाते, वकील बनते, डॉक्टर बनते, अपने घर का पालन पोषण करते, आपका झंडा मुसलमान ढो रहा है। आज जब वोट देने का बात आएगा तो कहा जाएगा कि मुसलमान को काहे उतार दिया, मुसलमान को काहे उतार दिया। तो मुसलमान एक को विधायक नहीं बने, एक को सीट पे मुसलमान को टिकट नहीं मिले। ये जो बात है, राष्ट्रीय जनता दल है या कांग्रेस है, जनता दल यूनाइटेड है, ये अपने वोटरों को नहीं समझा पाती है। इसकी वजह से मुसलमान या विधायक नहीं बन रहा है और नेता नहीं बन रहा है। आप राजद को मुसलमानों का क्या समझते हैं, हितैषी या दुश्मन? देखिए, हितैषी और दुश्मन, मुसलमानों का तो कोई हितैषी है ही नहीं। मुसलमानों का हितैषी कोई नहीं है। आज कोई भी मुद्दा हो रहा है, कोई भी मुद्दा पे ना कांग्रेस, ना राजद, ना सपा, ना जेडीयू, ये लोग किसी भी मुद्दा पे मुसलमानों के साथ नहीं खड़े नजर आते हैं। नहीं आते इसलिए कि आने वाले समय में हमारा वोट कट जाएगा, हमारा वोट कट जाएगा। ये राजद का हितैषी का जो मामला है, लालू यादव जी, उनका हम सम्मान करते हैं, वो अच्छे लीडर है, कोई दिक्कत नहीं है। उन पे जो आरोप लगा, उस आरोप के ऊपर तो हम नहीं जाएंगे। तेजस्वी यादव जी की युवा नेता है, हम चाहेंगे, हम तो उनके दल में नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि ये जो उनकी डर की जो राजनीति है कि मुसलमान को टिकट देंगे तो सीट हार जाएगा, इसको वो जन जन तक अपने लोगों को पहुंचाएं और बताएं कि हम जिसको टिकट दे रहे हैं, मेरा कैडर उसको वोट दे, वो जीतेगा तो हम विधायक बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये तेजस्वी यादव जी को इस पे काम करने की आवश्यकता है कि हम मुस्लिम समाज को कहीं से भी टिकट दे दे तो हमारा समाज उनको वोट कर दे। ये अवेयरनेस लाना है। अवेयरनेस कौन लाएगा? तो तेजस्वी यादव जी लाए तो बेहतर है। सलमान बाबू, एक चपरासी के नौकरी के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, एक चपरासी की नौकरी को फॉर्म भरने के लिए योग्यता चाहिए। एक एमपी, एमएलए, पार्षद, मुखिया वगैरह ये लोग जो चुनाव लड़ते हैं, इनको क्या किसी एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं है? क्या कहेंगे? देखिए, हम ये कहेंगे कि आप सवाल जो ये कर रहे हैं, ये जो सवाल है, ये सवाल जब देश आजाद हुआ था उस समय पूंजीपतियों का यही सवाल था। ये जो सवाल था, जो यहाँ पे संपन्न लोग थे, उनका ये सवाल था। देखिए, ये जो एलिजिबिलिटी की बात है, एलिजिबिलिटी आपको उस समय ना मिलेगी
जब आपको शिक्षा को सस्ता किया जाएगा, एलिजिबिलिटी एक गरीब आदमी को कैसे मिलेगा? एलिजिबिलिटी अब जिसके पास पैसा नहीं हो यूपी में जाके पढ़ने का, वो कैसे ग्रेजुएट होगा? तो जो ये एलिजिबिलिटी की बात है, सबसे पहले शिक्षा को सस्ता किया जाए, शिक्षा को आराम से लोगों तक पहुंचाया जाए, तो गरीब के बच्चा भी पढ़ ले, गरीब के बच्चा भी पढ़ के एलिजिबल हो जाए, तो ये एलिजिबिलिटी लगे। नहीं तो सांसद विधायक में अब तो एलिजिबिलिटी एक ही हमको दिख रहा है कि जो धन्ना सेट होगा वो सांसद बनेगा, जो धन्ना सेट होगा वही विधायक बनेगा, वही तो एलिजिबिलिटी लग रहा है, और कोई एलिजिबिलिटी है नहीं। एलिजिबिलिटी के रूप में केवल धन हो गया है, धन हो गया, धन सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी है। अब देखिए ना, कितने लोग गोपालगंज में संघर्ष करते रह गए और उनको कोई पार्टी टिकट देने का नाम नहीं ले रही है, इनके पास पैसा नहीं है। और जितने भी लोग अभी राजनीति में आए हैं, सब लोग पूंजीपति लोग हैं, पार्टी दिल खोल के टिकट दे रही है। तो जो संघर्ष करने वाले लोग हैं वो झंडा ढोते रह गए, जो पूंजीपति 30 साल 20 साल कमा लिए वो पूंजीपति हो गए, तो उन्हें टिकट दे दिया पार्टी। तो पार्टी भी आजकल पूंजीपति को ही सम्मान दे रही है, वही एलिजिबिलिटी मान रही है। और जो लोग झंडा लेके दौड़ रहे हैं, आप देखिए गोपालगंज में कितने ऐसे नेता हैं जो संघर्ष किए हैं, लाठी खाए हैं, पुलिस से पिटाए हैं, पार्टी का झंडा डोए हैं, पार्टी को यहाँ मजबूत किए हैं, उनको पार्टी कहाँ पहुंचा दी। और जो लोग पूंजीपति लोग हैं, जो लोग पार्टी में नए आ रहे हैं, उनको देखिए कैसे सम्मान दे रही है। पढ़ाई की योग्यता इसमें जरूरी है कि नहीं? इसमें पढ़ाई की योग्यता उस समय जरूरी हो जाएगी जब पढ़ाई सस्ता और आसान हो जाएगा। हर परिस्थिति में गरीब भी पढ़ा लिखा है, एटलीस्ट कम से कम इंटरमीडिएट जरूर होना चाहिए इसका मापदंड। इंटरमीडिएट जो नहीं किया है वो चुनाव में खड़ा अब तो ऐसा हो ही जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। अब तो ऐसा देखिए, पहले तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा कि समाज पढ़ा लिखा नहीं है, एलिजिबल नहीं है, और उस समय महात्मा गांधी जी लोग चाहते थे जो ग्रेजुएट हो वही सांसद विधायक बने, तो कैसे गरीब लोग बन पाते, कैसे मुस्लिम दलित बन पाते, कैसे ओबीसी बन पाते। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसका खंडन किया और लिखा कि जो अनपढ़ भी होगा वो विधायक सांसद बन जाएगा। ये उस समय की बात है। लेकिन अब इसमें चेंजिंग तो हो ही जाना चाहिए, इसलिए कि लेकिन उसके लिए कम से कम ये जो शिक्षा का जो व्यवसायीकरण किया जा रहा है उसको फ्री किया जाए, तब जाके हो पाएगा। सलमान बाबू, इस मुस्कुराते हुए चेहरे में एक स्टूडेंट भी दिखता है। तो बिल्कुल, अभी तो। और जब आप स्टूडेंट रहे उस समय कोई ऐसी घटना बताइए, उस समय कोई ऐसी यादगार बात बताइए जो आपको हमेशा आपके जहन में रहता है, उसको फिर से जीने का मन करता है। देखिए, स्टूडेंट जीवन में एक एक दिन जो होता है, एक एक कण होता है, सबको हम लोग मिस करते हैं। ऐसा कोई ऐसा घटना नहीं है जो घटना को हम लोग भूल जाए। हम लोग साइकिल से सबसे पहले तो जब अब छोटे थे तो हॉस्टल में हम पढ़ते थे, हॉस्टल की अनेकों यादें हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने लोगों से हमने जुड़ाव रखा है स्टूडेंट लाइफ में, सारे लोग आज तक हमारे फ्रेंड हैं, सबके साथ मिलना जुलना है और सबके साथ सबके घर आना जाना है। हमने एक भी दोस्त को खोया नहीं है, हमने सारे दोस्त को संजो के रखा है और सारे दोस्त आज हमारे भाई की तरह, दोस्त की तरह मेरे साथ है और हम लोग उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। इससे ये, और भी हम बाहर गए पढ़ने, कहीं भी गए, लेकिन जो हमारे नर्सरी से लेकर 10th के बीच के हमारे मित्र थे वो आज भी हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। और स्कूल लाइफ में ये लोग, स्टूडेंट लाइफ में जो आपके दोस्त हैं वो आपके साथ 30 साल 40 साल के उम्र में तक भी है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हम लोग गए याद कौन सा है जो आप हमेशा उसको संजो के रखना चाहते हैं? अब इसमें याद तो भाई सब सारा वैसा कोई घटना नहीं हुआ है। लेके जा रही है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मुस्कान कहीं नहीं लेके जा रही है। मामला ये कुछ और है जो आप बोलना नहीं चाहते? नहीं, सब कुछ याद है, एक एक चीज याद है। हम लोग बोलना नहीं चाहेंगे? ना, सब कुछ याद। हम हॉस्टल में पढ़ते थे और हॉस्टल का लाइफ बहुत नहीं बताएंगे तो पब्लिक को खुशी होगी कि कुछ ऐसी यादगार घटना हो। तो यादगार घटना, सारा यादगार घटना है, कोई मतलब उसमें ऐसा नहीं जिसको हम लोग भुला दे। हम लोग हॉस्टल में पढ़ते थे तो जैसे बाहर लोग पढ़ रहे हैं तो नया बुक खरीदा गया तो उसको कवर बढ़िया से लगा के लोग लेके आते थे। जो हॉस्टल वाले बच्चे थे ये सुविधा उनके पास नहीं थी, तो हमारे साथ जो पढ़ने वाली लड़कियां थी, लड़के थे, हम लोग अपना बुक देते थे, भाई मेरा भी थोड़ा सा इसमें कवरिंग करके ले आते। लड़कियों को ही क्यों देते थे? देखिए, ये सब काम लड़की बेहतर करती है, ये सब काम लड़की बेहतर करती है, और जो लड़की साथ में पढ़ती है वो लड़कों से ज्यादा वफादार होती है।
जो साथ में पढ़ती है। यानी लड़कियां वफादार दोस्त थी। ना ना होते, लड़कियां तो वफादार दोस्त होती हैं, उसमें ना कोई छल कपट होता है। असली आपकी यादगार चीजें यही है। हाँ, लड़कियां वफादार दोस्त होती हैं। तो वो लोग को बुक में जिल लगाना, लेके आना, ये सब यादें हैं जो हमेशा रहती है और रहेगी। और लड़की भी जो भी हमारे साथ पढ़ती थी, आपने सबसे हम लोग कांटेक्ट में। नर्सरी से 10th तक के जितने भी लोग थे वो सब आज तक आपके कांटेक्ट में है। क्या वो सारी लड़कियां भी आज तक कांटेक्ट हाँ, में लड़की भी, मैक्सिमम लड़की से बात होता है, उनके कितने की शादी है, उनके हस्बैंड से बात होता है। हम लोग तो सामाजिक आदमी है, तो सबसे जुड़े रहते हैं, सबसे होता है। अच्छी दोस्त रही होंगी। हाँ, सब अच्छी दोस्त एकदम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का नेचर ही वैसा रहा है कि हम लोग से जो जुड़ेगा अच्छा दोस्त हो जाएगा। यादगार यादगार है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब यादगार। सलमान जी, आप हमारे स्टूडियो पे आए, इतनी सारी अच्छी बातें हुई, आपका हमारे पूरे टीम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप राजनीति में बहुत आगे बढ़ें, ईश्वर आपको हम ऊंचाइयों तक पहुंचाए, इसकी हम कामना करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी एक प्लेटफॉर्म दिया हमको बोलने का, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।